डीके का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क फैक्टर। जैसे पेशेंट तो डायबिटीज होता है, ठीक है, होता क्या है, जैसे डायबिटीज तुम्हारा टाइप 1 डायबिटीज होता है और टाइप 2 डायबिटीज। तो इसमें 70 to 80% जो केसेज है ना, वो पहली बार डीके के रूप में ही प्रेजेंट करते हैं। और जो टाइप 2 है, हालांकि ये तो 10 to 20% है, ये एडल्ट में होता है। टाइप 1 डायबिटीज का डायग्नोसिस ही जो डीके के रूप में आते हैं, 80% पेशेंट क्या आएंगे, डीके के रूप में आएंगे। उसके बाद फिर उनको जब इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो वो पता लगा डायबिटीज आएगी। मतलब ऐसे नहीं, डायबिटीज अगर पहले डायग्नोस हो जाए तो डीके की कंडीशन ही ना आए, पूरा इंसुलिन चले, सब कुछ कंट्रोल हो जाए। और टाइप 2 में लेस कॉमन है। जैसे टाइप 2 में डीके बहुत कॉमन है, ठीक है, वैसे टाइप 2 का टाइप 1 में डीके होता है, इसमें होता है नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट टाइप 2 डायबिटीज में कॉमन होता है। अब जो जैसे हम बताए थे वहाँ पे कि उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया होता था, इसमें जो होगा टाइप 2 में नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में क्या होगा, इसमें जहाँ हाइपर ग्लाइसीमिया था, उसमें जहाँ ट्रायल बताए थे, इसमें क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होता है। वहाँ 200 था, 600 के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाता है, ठीक है। चूँकि इसमें कीटोसिस नहीं है, कीटोसिस नहीं तो कीटोसिस वाला पार्ट नहीं रहेगा। कीटोसिस में क्या था, कीटोन बॉडी वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो कीटोन बॉडी कट हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें एसिडोसिस वाला पार्ट है, तो इसमें पीएच का रोल होगा, बाइकार्बोनेट का रोल होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें हाइपर ऑस्मोलर होगा, तो क्या होगा, इसका जब सीरम ऑस्मोलरिटी करेंगे, सीरम ऑस्मोलरिटी, तो ये इक्वल टू मोर देन 302 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो इसमें नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होता है, या इसी को बोलते हैं नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। इसमें लिखा है नॉन कीटोटिक, तो इसमें दो चीज़ होता है, कीटोन बॉडी कट रहेगा, एस्टोसिस की जगह नहीं रहेगा। इसमें दो ही डिफिनीशन है, ब्लड ग्लूकोज 600 या उससे ज़्यादा होगा, और सीरम ऑस्मोलरिटी 320 मिलीकून पर लीटर। नॉर्मल मैंने बताया था 275 से 295 नॉर्मल सीरम ऑस्मोलरिटी बताया था। तो इसमें ये दो चीज़ होगा, एस्टोसिस वो नहीं होगा। अब इसमें अगर किसी का मान लो कोई बच्चा अनकॉन्शियस आया है, ठीक है, उसमें सीरम ऑस्मोलरिटी इतना या ब्लड, अब हो सकता है डायबिटीज वाले में मैंने लिखा था मोर देन 200, तो 200 होता है 650 हो, तो 650 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें देखना है सीरम ऑस्मोलरिटी भी अगर 320 से ज़्यादा है तो इसमें आ जाएगा, प्लस कीटोन बॉडी नॉर्मल हो, ठीक है, पीएच नॉर्मल हो, 7.3 से ज़्यादा हो, और बाइकार्बोनेट 15 से ज़्यादा हो, तो इसमें आ जाएगा। अगर वो सब कोई दोनों में से कम आए तो डीके में आएगा। क्योंकि डीके नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर कोमा में से काफ़ी ज़्यादा है, डीके बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना 70% 80%। हम चाइल्ड की बात करें, हम एज ए पीडियाट्रिशियन चाइल्ड की बात करें, एडल्ट में ये वाला भी काफ़ी केसेस मिलते हैं, एडल्ट में भी डीके होता है, ठीक है, लेकिन इसके भी केस मिलते हैं। चिल्ड्रन में ये वाले केस क्योंकि टाइप 2 में होता है, टाइप 2 चिल्ड्रन में बहुत लेस लाइकली है, तो ये वाला केस बहुत कम मिलता है। इसलिए हमने शार्ट में इतना याद रखना। जैसे तुम डीके बताओगे तैसे उसका कहीं और इससे रिलेटेड कोई एंटिटी जानते हो तो तुम बताओगे नॉन कीटोटिक हार्ट, तो ये क्या होता है, तो डिफिनीशन उसका भी आ जाएगा। तो देखो दो पॉइंट याद रखना। वैसे डिफिनीशन कंप्लीट डिफिनीशन हुआ कि बाइकार्बोनेट नॉर्मल हो, ठीक है, पीएच नॉर्मल हो, ये भी आएगा उसमें, ठीक है, वो दोनों नॉर्मल हो और ये इतना हो, ठीक है। दोनों टर्म अच्छे से क्लियर है, डीके और नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट या नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों डीके के रूप में बच्चे प्रेजेंट करते, क्या क्या ऐसी कंडीशन है कि बच्चे डीके जैसे कोई टाइप 1 डायबिटीज है, वो पहले से इंसुलिन ले रहा है, सब कुछ चला है, वो भी केस प्रेजेंट कर जाते हैं डीके में, ठीक है। तो उसीलिए मैंने लिखा प्रीवियसली डायग्नोज केस, मतलब पहले से डायग्नोज केस है, टाइप 1 डायबिटीज हैं भी, और उसके बाद वो डीके में प्रेजेंट। एक तो न्यू केस, आपको कोई हिस्ट्री पता नहीं, आपके अनकॉन्शियस आया ओपीडी में या इमरजेंसी में, आपने उसका ब्लड ग्लूकोज लगाया, पता लगा 400-500 आ रहा है, ठीक है, आपने पीएच कराया, पीएच में 7.3 से पीएच कम है,
और बाइकार्बोनेट उसका 15 से कम है, ठीक है। अब उसके बाद माइल्ड मॉडरेट सीवियर में आया, उसके बाद हम करेक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर न्यू केस है तो उसके लिए क्या क्या रिस्क, उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं, उसको आप याद करेंगे यंग CLD से, CLD क्रोनिक लिवर डिजीज, यंग CLD। तो पहला है यंगर एज, ठीक है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज 2 साल या उससे कम में हो गया, छोटे बच्चे, क्योंकि वो ना बता पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, ठीक है। बड़ा होगा तो बताएगा सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा, लिथार्जी होगा, वो सारा अपना सिम्टम बता पाएगा। और 2 साल से कम मदर फादर बता नहीं पाएगा, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता 2 साल से कम में हमारे बच्चे डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यंग एज है तो चांसेस न्यू केस में ऐसा बहुत बार मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है सी कंट्री विथ लो डायबिटीज, ऐसी कंट्री जहाँ पे डायबिटीज कोई भी डिजीज जहाँ अगर इंसिडेंस कम है, तो जैसे तुम्हारे यहाँ कोई केस आया तो तुम पहले कॉमन चीज़ें सोचोगे, मलेरिया, डेंगू, ये चीज जो एरा में हो। अब अगर डायबिटीज के केसेस खूब आ रहे हैं तो डायबिटीज के बारे में सोचोगे, ठीक है। आपके OPD में आया हो, आपने सोचा नहीं डायबिटीज, क्योंकि वहाँ पे डायबिटीज के केस मिलते नहीं। तो कंट्री विथ लो डायबिटीज इंसिडेंस, तो आप सोचोगे नहीं और सारी चीज़ें सोचोगे, तो वहाँ पे डायग्नोसिस मिस करोगे, और डायग्नोसिस मिस करोगे तो कभी ना कभी DK के रूप में प्रेजेंट करेगा। तो वही लिखा है कंट्री विथ लो डायबिटीज, ठीक है। तीसरा L से है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। लो सोशियो इकोनॉमिक से जहाँ पे इंसान को गरीबी एक ऐसी, जहाँ पे इंसान का पेट ही नहीं भरेगा तो डायबिटीज बीमारी के बारे में सोचेगा। कहते हैं ना, गरीब इंसान को अगर कहीं लोहे से या कहीं कट लग जाता है तो 20 रुपए का टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए भी सोचता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं गरीबी एक ऐसी अभिशाप है जो होना नहीं चाहिए, उम्र का भी लिहाज नहीं करती। पता लगा 3-4 साल के बच्चे पता लगा रोड पे मांग रहे हैं वो चीज़, खाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक बहुत फेमस क्वेट है कि मौत भी तू गरीब के घर जल्दी आया कर, मौत भी तू गरीब के घर जल्दी आया कर, हॉस्पिटल के खर्चे देने पड़ते हैं कफन खरीदते खरीदते, मर गया तो कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, और हॉस्पिटल में गरीब बहुत सारे बच्चे आते, बहुत सारे मतलब पेशेंट रहते हैं जिनको मतलब खाने तक का वो नहीं होता, कैसे वो अफोर्ड करेंगे। बहुत सारे, जैसे एक GBS का पेशेंट अपने यहाँ है, ठीक है, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, और IVIG बताओ 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार का IVIG लगता है, ठीक है। अगर 2 ही लगा तो उसके लिए 40 हज़ार कहाँ से, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, ठीक है। तो समझ लो बहुत मुश्किल है। अब उसका ट्रीटमेंट ही GBS का IVIG है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लो सोशियो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते रहते जब तक एकदम अनकॉन्शियस हो गया बच्चा। अब अनकॉन्शियस कोई भी कितना भी गरीब हो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखेगा, तो फिर वो सरकारी हॉस्पिटल में लेके आएगा, चलो कैसे करके तो आता है। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस न्यू केस को बहुत ज़्यादा DK के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक है डिलेड डायग्नोसिस। अब पता लगा वो बार बार हेडेक और लिथार्जी कंप्लेन से आ रहा, मतलब घर वाले को खाना पीना नहीं खाया होगा, इसके कारण इग्नोर करते रहे, और जो मान लो कहीं OPD में दिखाया तो नॉर्मल बच्चा है, बहाना बना रहा होगा, स्कूल नहीं जाना चाहता। इसलिए हम लोग यही सोचते हैं ना कि स्कूल के टाइम मान लो दिक्कत हुई तो बच्चा स्कूल जाने का बहाना हो रहा है, बहुत मतलब फादर कहते हैं तो बहानेबाज है, हो सकता है ऐसे। तो डिलेड जिसके कारण डायग्नोसिस नहीं हुई, फिर डायग्नोसिस टाइम पे नहीं हो तो फिर DK के रूप में अनकॉन्शियस पड़ा होगा, ठीक है। अनकॉन्शियस के रूप में तो हॉस्पिटल लेके आएंगे, तो हॉस्पिटल में जो RBS होगा हाई है, ABG होगा, तो उसमें इस तरह आएगा। तो डायग्नोसिस, तो 4 इंपॉर्टेंट काज हैं न्यू केसेस में। एक यंगर एज लेस देन 2 ईयर, ठीक है। कंट्री विथ लो डायबिटिक इंसिडेंस, अगर प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज है, ठीक है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, और डिलेड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब उसके बाद अगर प्रीवियसली डायग्नोज केस है, ठीक है, ये तो न्यू केस हुआ। दूसरा, अगर प्रीवियसली डायग्नोज केस है, टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे DK के रूप में, एक ऐसे बच्चे हैं जो मतलब तीसरी चौथी बार DK के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या काज होते हैं, तो उसके लिए आप पिग से याद रखिए। जैसे पिग होता है ना, पिग माने सुअर, ठीक है, सुअर। तो वैसे पिग्स मतलब बहुत सारी पिग्स हैं, ठीक है। जैसे पिग तो ऐसे बहुत मतलब हेटेड वर्ड है, किसी को पसंद नहीं होता ना सुअर वो चीज़, लेकिन हमको एक चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। जो पाउट करते हैं ना लोग, पाउट कैसे बनाते हैं ना, उसका मैचिंग कभी देखना, सुअर के मुंह से लगभग मैच करता है पिग के माउथ से, ठीक है। वैसे आप हेट करते हैं और आप बन खुद उस तरह रहे हैं, ये दोनों कंट्रोवर्सी हमको आज तक नहीं समझ में आया। बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स में कॉमन है, ऐसे करते हैं ना, पिट्स बनाते हैं, पाउट जो वगैरह जो बोलते हैं। तो आप हेट करते हो, आप बनना चाह रहे हो उसके जैसा, दोनों कंट्रोवर्सी हुई ना। किसी को जवाब मिले तो हमको मैसेज करना, ठीक है। चलो फिलहाल काम की बात देखिए।
तो इसमें पी से आपके 4 पी हैं, इसलिए P4 लिया। पिक्स से याद करेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीके। अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है और वो पहले डीके के रूप में प्रेजेंट कर चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। दूसरा, पेरी प्यूबर्टल एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप गर्ल, ये भी ध्यान है। पेरी प्यूबर्टल मतलब जब प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, या एडोलेसेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान इतने हार्मोनल चेंजेज होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ बहुत तेज होता है, ग्रोथ हार्मोन इतना निकलते हैं, कार्टिसाल इतना निकलते हैं, और ये सब एस्ट्रोजन इतने निकलते हैं। ये सब क्या है? ये सब हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो पता लगा, मान लो टाइप 1 डायबिटीज है पेशेंट ग्लूकोज पे चल रहा है, उस पर इंसुलिन पे चल रहा है, लेकिन चूंकि इस समय इतने ग्रोथ हार्मोन, इतना ग्रोथ बहुत तेज होता है ना, ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन, और उसको काउंटर बढ़ाने वाले 4 हैं, कार्टिसोल, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनल कार्टेक्स, जो एड्रिनलिन वगैरह कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम में 4 को अकेले लड़ रहा है, ठीक है। मान लो इन 4 में से एक डैमेज हो गया, 3 तो कंट्रोल करने वाले, 2 डैमेज हो गया, 2 कंट्रोल। इंसुलिन बेचारा अकेला है, ये डैमेज हुआ गया। इसीलिए डीके या डायबिटीज बहुत कॉमन है, हाइपरग्लाइसीमिया उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको 4। अब 4 पेरी प्यूबर्टल या एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये चीज, और दूसरा एडोलेसेंट जब हार्मोनल वो होता है ना, जैसे पेरी प्यूबर्टल या एडोलेसेंट एज में क्या होता है, गर्ल्स के अंदर हार्मोनल एस्ट्रोजन होता है, तो दिमाग खराब हो जाता है, तो इंसुलिन लेते नहीं, समझ था, हमको डायबिटीज और हमको लगा जाता है ना वो वाली चीज़। तो थोड़ा सा नेग्लिजेंस भी होता है, प्लस हार्मोनल चेंज हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, और इंसुलिन लेने की टेंडेंसी वो हो जाता है थोड़ा सा। मतलब इस एज में जो गर्ल्स होती हैं और फीमेल होती हैं, मतलब वो अपने कॉस्मेटिक और सारी चीज़ें, या स्कूल गोइंग है, एग्जाम का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके कारण इंसुलिन प्रॉपर मतलब जो वो है डोजिंग नहीं हो पाती। एक तो डोजिंग कम हुई, दूसरा हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट वाली कंडीशन बने, जिसके कारण पेरी प्यूबर्टल एज में, एडोलेसेंट एज में हो जाता है। इसीलिए वैसे जो हम इंसुलिन का डोज रखते हैं 0.8 से 1 रखते हैं, लेकिन इस एज में अगर आ रहा है पेशेंट तो 1 to 1.2 रखते हैं, हायर साइड रखते हैं इंसुलिन का डोज। यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये अगर लॉजिक आप समझ में आए तो उसको चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करें। इसलिए रिस्क फैक्टर जानना बहुत जरूरी। इसलिए अगर आपको जैसे आप इससे पहले भी टीके में था, आप तुरंत सोच करें हाँ पहले हो चुका, तुरंत ये डीके में आ सकता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, ज़्यादा समझाने की जरूरत। काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीके में, बेसिक होता है, क्योंकि डीके में ऐसा नहीं, अगर टाइमली नहीं हुआ तो बहुत मोर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा है, प्लस में सेरेब्रल एडिमा हो गया तो मोर्टलिटी 90% पहुँच जाती है। डिलेड डायग्नोसिस और पता अनकॉन्शियस स्टेट में होकर के बहुत मोर्टलिटी होती है। अगर टाइमली आ गया तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, डीके मरते नहीं। अगर एक याई में चला, डीके डिहाइड्रेशन होता है, बहुत तगड़ा डिहाइड्रेशन, सीवियर डीके है, उसके साथ किडनी भी कंप्रोमाइज हुई, डीके विथ किडनी कंप्रोमाइज सबसे वर्स्ट मेडिकल कंडीशन होती है, क्योंकि आपको डीके में डिहाइड्रेशन खूब फ्लूइड देना है, और उधर किडनी डैमेज है, फ्लूइड नहीं देना है। अब आप एक समझ रहे हो ना, एक आग का गोला है, पीछे समुद्र है, उस वाले कंडीशन में हो, ठीक है। एक तो खूब फ्लूइड चाहिए डीके के कारण, डीके में गया है, उधर किडनी डैमेज है, फ्लूइड नहीं देना है, आप करोगे क्या? बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसलिए तीसरा जो पी से है साइकेट्रिक ईटिंग हैबिट। बहुत सारे जैसे आपने पढ़ा होगा बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। जैसे हम बताते रहते हैं बार बार कि 2 तरह के इंसान होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग ऐसे खाने के लिए जीते हैं। तो ये वाला पेशेंट मान लो साइकेट्रिक ईटिंग है, मतलब खाने के लिए जीने वाला है, तब तक खाएगा जब तक आधा इसोफेगस तक ना भर जाए, ठीक है, जब तक नोजिया वोमिटिंग ना आने जाए। कुछ लोग होते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या स्टमक तक खाते हैं, कुछ लोग हाफ इसोफेगस तक जब तक रहा ना जाए तब तक उनको मरता है। या फिर मान लो किसी का है सब कुछ हो बढ़िया से, रसगुल्ला कुछ ऐसा मिल गया, मतलब उनके फेवरेट चीज़, तो फिर कहते हैं चलो ठीक है अभी स्टमक तक है, आधा इसोफेगस खा लिया। तो इस तरह का है साइकेट्रिक। जैसे कि आप डायबिटीज में ईटिंग हैबिट आपको बहुत कंट्रोल, आपका मान लो कितना भी खाने का वो है रसगुल्ला, लेकिन आप मीठा को, ये हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं उसको अवॉइड करना ही है, लेकिन आपका ईटिंग हैबिट नहीं, अरे चलो ठीक है एक दिन खा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरह की ईटिंग हैबिट से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर डीके में जा सकते हैं। तो एक साइकेट्रिक ईटिंग हैबिट। दूसरा है पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल।
मान लो किसी का पुअर बेटा बहुत सारे स्ट्रेस लेता है, आप मान लो किसी की तैयारी कर रहा है उसमें किसी चीज़ की, उसमें ओबियसली स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगा, चाहे जितना करे। घर का माहौल ऐसा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मदर फादर में रोज लड़ाई झगड़े, बच्चा स्ट्रेस में बहुत फारे, तो क्या होगा, पूरा उसका कंट्रोल नहीं होगा। या फिर उसका बच्चा का मेंटली उतना अच्छा नहीं, खुद ले नहीं पा रहा है, मदर फादर उतना केयर है नहीं, टाइम पे इंसुलिन दे नहीं रहे, तो जिसके कारण पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल है, तो उस बच्चे का डीके में जाना बहुत चांस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंसुलिन ओमिशन। इंसुलिन ओमिशन का मतलब इंसुलिन डोज ही नहीं ले रहा है, काम पड़ गया, कुछ भी हो गया, मतलब अरे हमको ठीक हो गया, अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन काज होता है प्रीवियसली डायग्नोज का, ये होता है 70% 60% केसेस इंसुलिन ओमिशन, पर इंसुलिन छोड़ दिए थे, 3 दिन से इंसुलिन नहीं ले रहे थे, सबसे ज़्यादा काम। उसी तरह जो टाइप 1 का जो कॉमन काज होता है वो यंगर एज और डिलेड डायग्नोसिस वाला होता है, सबसे ज़्यादा डिलेड डायग्नोसिस होता है और यंगर एज। ठीक है, अगर 2 साल के पहले आते हैं तो डीके में ही आते हैं। ठीक है, और डिलेड डायग्नोसिस, ये दोनों मोस्ट कॉमन काज होते हैं। ठीक है, ये 60% अकेले कंट्रीब्यूट करता है, बहुत सारे केसेस जो आते हैं। जी से है गैस्ट्रोइंटेराइटिस, उसको डायरिया हुआ, ठीक है, लूज स्टूल हुआ और परसिस्टेंट वोमिटिंग हुआ। ठीक है, परसिस्ट क्या हुआ, ये भी डिहाइड्रेशन कराएगा। ठीक है, अब उसमें क्या, खाना पीना अगर खाना पीना खाएगा तो भी बाहर निकल गया, इंसुलिन का डोज तो ले ही रहा है। ठीक है, या फिर उसको लगता है कि मतलब वोमिटिंग ये सब हो रहा है, इंसुलिन ना ले, इंसुलिन अवॉइड करे, लेकिन क्योंकि यहाँ इसको बाहर से थोड़ी अंदर का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज, बीटा सेल इंसुलिन निकाल ही नहीं रही, तो हाइपरग्लाइसीमिया तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, डीके बहुत सारे होता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो, लूज स्टूल और परसिस्टेंट वोमिटिंग के साथ आएंगे और डीके के साथ। ठीक है, तो ये लास्ट जो मैंने बताया था स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एग्जाम था सर्जरी। सर्जरी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, एक तो उसे सोच के दिमाग खराब हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगा, किसी की सर्जरी होना हो तो डरा रहता है। सिंपैथेटिक सिस्टम, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, एडीआर, ये सब क्या होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और डीके में जा सकता है। ठीक है, और सर्जरी इटसेल्फ बॉडी को क्या करता है, एक्सपोज करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए, वहाँ पे भी तो एक सर्जरी स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो इसको याद करेंगे पिक्स से 4 3 7, तो प्रीवियसली डायग्नोज केस के 7 रिस्क फैक्टर हैं और न्यू केस के 4 रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, ये एक एक पॉइंट करके दिए हुए, आपको याद नहीं होगी, लेकिन इस निमोनिक से आपको बहुत आसानी से एक एक पॉइंट याद कर सकते हैं, और हर काज क्यों है उसके साथ मैंने डिटेल से समझ में आया। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर आप समझेंगे, जब रिस्क फैक्टर अच्छे से समझेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट आपका बहुत आसान हो जाएगा, मैनेजमेंट और डायग्नोसिस करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको टेबल चार्ट अच्छे से समझ आया होगा।